हेलो दोस्तों, क्लास 10th के इतिहास में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद और उसमें गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन किया था। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन किया था, लेकिन वो आंदोलन कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसमें विद्यार्थियों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन के बाद चौरी चौरा घटना हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज बताएंगे। उसके बाद नमक यात्रा क्यों हुआ था, नमक यात्रा के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। नमक यात्रा के बताने के बाद आपको हम बताएंगे भारत के द्वारा 3 गोलमेज आंदोलन हुए थे जो कि अंग्रेज करवाए थे, उसके बारे में भी विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में फुल डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भारतीय मुसलमानों के द्वारा अपने खलीफा के लिए हुआ था। अब ये खलीफा शब्द कहाँ से आता है आपको समझाते हैं। दोस्तों, तुर्की जो जगह है, तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, मतलब कि उस समय जो सुल्तान थे तुर्की के, उसको पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान लोग थे अपना खलीफा मानते थे। खलीफा यानी कि गुरु मानते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गया कि तुर्की का सुल्तान जर्मनी के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब जो इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा था, यानी कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो भारत के जितने मुसलमान थे उनको बोला गया कि चलिए आप अब क्या कीजिए कि आपको भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करना है हमारे साथ देकर। अब कोई भी अपने गुरु के विरुद्ध कैसे मतलब कि युद्ध पे उतर जाएगा, इसके लिए भारत के मुसलमानों को बहुत मनाया गया। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया कि अगर आप इंग्लैंड का साथ देते हैं, यानी कि अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो हम तुर्की को कुछ नहीं करेंगे, यानी खलीफा को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जीत इंग्लैंड की हो गई, अंग्रेजों की जीत हुई। और जैसे ही अंग्रेज लोग जीते, क्या किए कि तुर्की का बंटवारा कर दिए। वहाँ का खलीफा जो था एक बंद जेल में जो बंद कर दिया जाता है कैदी, वैसा हो गया था। तो ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ भारत के मुसलमानों के साथ कि अपने गुरु के ही विरुद्ध वह लड़ाई किए और गुरु को हरवा दिए। ये चीज हुआ। कारण था कि गांधी जी के नेतृत्व में, यानी कि गांधी जी के साथ मिलकर भारत के मुसलमानों ने भारतीय अखिल खिलाफत समिति का गठन किया गया और उसके बाद खिलाफत आंदोलन का विस्तार किया गया और पूरे देश में जितने मुसलमान थे अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किए। तो दोस्तों, ये था खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है चौरी चौरा हत्याकांड क्या था या चौरी चौरा घटना क्या थी, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, चौरी चौरा घटना जो था वह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जिला है और उस जिले के अंतर्गत चौरी चौरा नामक जगह है, वहीं पर यह घटना हुई थी। दोस्तों, ये घटना क्यों हुई थी इसको समझते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो अंग्रेज आश्वासन दिए थे कि भारत के जितने भी सिपाही लोग हैं वो अगर हमारा साथ देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत को कुछ और दिया जाएगा, मतलब कुछ सहूलियत मिलेगा। लेकिन ये तो मिला नहीं, उल्टे में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट पास किया गया, उसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। तो ये दोनों चीज जो हुआ, इससे भारत का जनता बहुत भड़क चुका था। तो गांधी जी क्या किए कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव रखे और असहयोग आंदोलन चालू भी कर दिए 1920 में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन में जितने भी छोटे बड़े नेता थे वो सभी भाग लिए और भारत के सभी जनता, लगभग किसान से लेकर बड़े लोग से लेकर छोटे लोग, सभी ने भाग लिया असहयोग आंदोलन में। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जितने भी छोटे बड़े नेता थे, 3000 तक जनता, सबको जेल में डाल दिया गया। मतलब नेताओं को भी और जनता को भी जेल में डाल दिया गया। पूरा जो एक तरह से पूरा जो भारत था वह जेल ही लग रहा था। दिक्कत यहाँ पर हुआ गोरखपुर में
4 फरवरी को इन नेताओं की रिहाई के लिए और 3000 लोगों को जो बंदी बनाया गया था उसके लिए भी लोगों ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया। लेकिन गोरखपुर में जितने भी सैनिक लोग तैनात थे अंग्रेजों के, वह इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किए और यह प्रयास में वह सफल रहे। कितने लोगों को गोली भी लगी, लाठी भी बरसाया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुआ कि लोग जो थे शांत थे। गांधी जी तो अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहे थे, लेकिन कितना आदमी बर्दाश्त कर सकता है, दिक्कत यहाँ पर था। आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ की जनता जो आंदोलन कर रही थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और चौरी चौरा नामक गोरखपुर में ही है, तो वहाँ पर वहाँ का जो थाना था चौरी चौरा थाना, वहाँ पर क्या किया गया कि दौरा करके पुलिस लोगों को दौड़ाया जा रहा था। तो पुलिस लोग दौड़ करके क्या किए कि उस थाने में जाकर के अपने आप को बंद कर लिया और बाहर में जितनी जनता खड़ी थी जो पुलिस लोगों को दौड़ा रही थी, वह पेट्रोल या जो भी उस समय किरासन तेल जो भी हो उसको क्या किया कि थाना में डाल करके आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और यही घटना को हम लोग चौरी चौरा घटना कहते हैं। लेकिन इसी घटना का यह परिणाम हुआ कि गांधी जी बोले कि नहीं, हिंसा आप लोग किए हैं इसलिए हम यह आंदोलन को वापस लेंगे। तो असहयोग आंदोलन वापस भी हो गया था चौरी चौरा घटना के बाद। तो दोस्तों ये थी चौरी चौरा घटना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। साइमन कमीशन के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में बताएं आपको कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसका पारित किया गया और यह उसमें बताया गया कि अभी जो भारत सरकार का नियम कानून है वो तो रहेगा ही, लेकिन 10 वर्षों के बाद फिर से इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, फिर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर इस अधिनियम में सुधार किया जाएगा। यह भारत सरकार का अधिनियम 1919 था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर तब आती है जब 10 वर्ष यानी कि 1929 में इस पर फिर से जांच कमेटी और रिपोर्ट तैयार करना था। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी वह क्या की, 2 साल पहले ही 1927 में ही क्या की कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम 8 नवंबर 1927 को यह टीम का गठन कर दिया गया साइमन कमीशन का, और इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए यानी इसका जांच करके नया रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह टीम का गठन किया गया। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। लेकिन ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और उनके 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में भी कुछ भारतीय थे, लेकिन इस टीम का मेंबर उनको नहीं बनाया गया। इसीलिए भारत में जब वह बॉम्बे 3 फरवरी को बॉम्बे साइमन कमीशन पहुंचा तो लोग इसका विरोध किए, हड़ताल किए, काले झंडे दिखा करके नारा लगाए, साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक, इसका नारा लगा। दोस्तों हम बता दें कि साइमन कमीशन के इस विरोध में पूरे देश में ने भाग लिया। इसमें एक हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी की मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की। तो दोस्तों ये था साइमन कमीशन के बारे में फुल डिटेल्स। टॉपिक है नमक आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि नमक आंदोलन को समझाना है। दोस्तों नमक आंदोलन के बारे में बात करें तो नमक आंदोलन के कई नाम हैं, जैसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च भी हम इसको कहते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था और यह किसने शुरू किया, तो दोस्तों यह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, 1930 का समय था और उस समय अंग्रेज सबसे ज़्यादा अत्याचार हम लोग पर कर रहे थे। नमक पर कई गुना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था कि लोग नमक खरीदने के लिए ज़्यादा टैक्स देंगे, इसलिए बहुत दिक्कत था। इसीलिए क्या किया गया कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। एक और इसका मुख्य उद्देश्य था इस सत्याग्रह के होने का कि अंग्रेजी सरकार जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी, इसके लिए लोगों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने बहुत दूर तक पैदल चला, जो कि हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे ये प्रभाव पड़ा कि पूरे देश के लोग एकजुट होने के लिए तैयार हो गए, राष्ट्रवाद की भावना उनमें आ गई।
दोस्तों, ये आंदोलन गुजरात के गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और आगे चल करके दांडी नामक जगह पर खत्म हुआ। दोस्तों, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हजारों लोग, कहा जाता है कि 50,000 लोग भी इनके साथ पूरा जुड़ गए थे और इनके साथ आगे पैदल चले और जाकर के दांडी नामक जगह तक गए। दोस्तों, इनमें महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जैसे सरोजनी नायडू जो एक बहुत बड़ी कवियत्री थी उस समय की, और कमलाबाई जैसी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में साथ दिया था। दोस्तों, गांधी जी ने 249 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय की और दांडी नामक जगह पर पहुंचे और वहां अपने हाथों से समुद्र से नमक बना करके इस यात्रा का मतलब खात्मा किया, यह यात्रा पूरा किया। लेकिन इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ा ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस यात्रा से अंग्रेजों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब अपना नमक बनना शुरू हुआ तो अंग्रेज तो और भी चीज़ से, सारा खिलाफत आंदोलन हुआ था, क्या क्या हुआ था उससे तो पूरा दहशत में थे ही, और ये नमक आंदोलन जिससे ज़्यादा टैक्स वो कमाते थे वो चीज़ भी बंद हो गया। तो पूरा जो अंग्रेजी एम्पायर था वह पूरा हिल गया था एक तरह से नमक आंदोलन से। और कहा भी जाता है कि गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलन जो थे वह नमक यात्रा को ही माना जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है, यानी 5वां नंबर टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पर एक टिप्पणी लिखना है या इसको विस्तार से आपको बताना है। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। यह भी गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा सबसे बड़ा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, नमक सत्याग्रह। यह जो नमक सत्याग्रह था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहला प्रथम चरण था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जो विनिमय दर थी भारत में, जो सामान का बेचने और खरीदने का विनिमय दर था, इसमें काफ़ी अंतर था। यहाँ के जनता को शोषण किया जा रहा था विनिमय के माध्यम से। दूसरा चीज़ ये था कि नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। तीसरा चीज़ यह था कि पूर्ण नशाबंदी नहीं किया जा रहा था, नशा वाले सामान से भी अंग्रेज लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। उसके बाद आगे बताएं तो कपड़ों का जो निर्यात हो रहा था, वहाँ से कपड़ा ज़्यादा आ रहा था और यहाँ पर अधिक दामों में भी बेचा जा रहा था, यानी कि किसी भी तरह से जनता का ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन किया गया। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्रथम चरण दांडी मार्च था और जैसे ही यात्रा खत्म हुई वैसे गांधी जी ने देश के सभी लोगों को आह्वान किया और बोला कि जितने भी विदेशी कपड़े हैं सबको जला दिया जाए, विदेशी चीज़ हमको कुछ नहीं चाहिए। तो पूरे भारत देश में क्या हुआ कि जितने भी विदेशी कपड़े थे, जैसे कि होलिका दहन होती है वैसे होली जला दी गई विदेशी कपड़ों की। उसके बाद स्कूल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वह उसको छोड़वा दिया गया, यानी कि वह पढ़ने नहीं गए। जो अध्यापक पढ़ाते थे उनको भी छोड़वा दिया गया, मतलब वो अपने स्वेच्छा से छोड़ दिए गांधी जी के आह्वान करने से। उसके बाद अस्पताल में जो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसी तरह सरकारी डाकघर, पुलिस स्टेशन, जितने भी भारत के लोग काम करते थे सभी ने क्या किया कि एक तरह से खत्म कर दिया कि मैं अब नौकरी अंग्रेजों का नहीं करूंगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी जड़ कहाँ थी? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में थी। वहाँ तक अंग्रेजी सरकार हिल गई। क्यों हिल गई? क्योंकि एक तो टैक्स ख़त्म करना पड़ा, उसके बाद ये जो नमक कानून था, नमक पर से टैक्स कम करना पड़ा। उसके बाद ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन हुआ, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अंग्रेजी शासन पर पड़ा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना धीरे धीरे चल रहा था, इस आंदोलन से जो होलिका दहन हुआ हर जगह, इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई और देश को आज़ाद कराने की चाहत भरी। तो दोस्तों, गांधी जी का एक ये भी बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन क्या था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोलमेज जो सम्मेलन था वह 1930 में शुरू हुआ था। ये सम्मेलन 3 ठो हुआ था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह क्यों हुआ था तो आपको बता दें, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और पूरे भारत में
कपड़ों का होली जलाया गया, होलिका दहन किया गया। इससे जो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। तो उसमें अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि इससे पहले जो वहाँ के पार्लियामेंट होती है, यानी कि जो ब्रिटेन की उस समय की पार्लियामेंट थी, या जहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग मीटिंग करते थे, वहाँ पर भारत के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेताओं को बुलाया गया, इसीलिए हमको इसको इतिहास में पढ़ना भी है। तो दोस्तों वहाँ पर गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा, ये लंदन में हुआ था। तो गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। तो गांधी जी यहाँ आए और उसका पुनः विरोध किए, और विरोध करने पर फिर से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भी गांधी जी और गांधी जी के जैसे जो भी यहाँ से जो कमी थी, या जो भी रिपोर्ट गांधी जी को मिला था, गांधी जी को पता था भारत में ये चीज़ का दिक्कत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी उनका सोच समझ था, ये प्रस्ताव वहाँ पर रखे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के विशेष प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। गांधी जी जो समझौता किए थे, जो रिपोर्ट तैयार करके वहाँ पर ले गए थे, इसको भी नकार दिया गया। इससे गांधी जी क्या किए कि भारत में आए और फिर से क्या किए कि अंग्रेजों को बोले कि अब इससे बात नहीं बनेगी, फिर से हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करेंगे, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आगे आपका क्या होगा। इसी कारण से जो अंग्रेजी सरकार थी फिर सोची कि अगर यह बूढ़ा आदमी जो लाठी लेकर के चलता है, यह बूढ़ा आदमी फिर से हमारी सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है, भारत से भगाने का कोशिश करेगा, इसीलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से 1932 में रखा गया, नवंबर 1932 में। और इस सम्मेलन में भारत में जो भी रिपोर्ट था, वो भारत के रिपोर्ट को समझा गया, भारत का जो संवैधानिक अधिनियम था इसको भी पारित किया गया। इस प्रकार से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और इसमें भारत को बहुत सारा अधिकार मिला। तो दोस्तों ये था गोलमेज सम्मेलन। और आपको बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे भारत के एक सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने शरीक लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि लास्ट के सम्मेलन में गांधी जी नहीं जा पाए, लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों ये था आपका गोलमेज सम्मेलन। आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बताया शुरू से खिलाफत आंदोलन 1920 से लेकर के गोलमेज सम्मेलन 1932 तक। कैसा वीडियो ये लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, क्या क्या चीज़ का दिक्कत है, ये सारा चीज़ भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया सा क्वेश्चन लेकर के अच्छे तरीक़ा से समझाते हुए। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।